आज हम पढ़ेंगे इंडो पाक रिलेशंस। इंडो पाक रिलेशंस में हम कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं। इंडो पाक रिलेशंस में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में, उनको हम पढ़ेंगे और उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर इशू को पढ़ेंगे हम। फिर आर्मेनिया और अजरबैजान का क्या इशू है, क्या डिस्प्यूट है, इसको हम पढ़ेंगे। इनके इशू को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, कश्मीर इशू के साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा पास पेपर में इनसे रिलेटेड एक सवाल भी आ चुका है, उसको भी हम पढ़ेंगे। काफी ये डिटेल लेक्चर होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे। हर एस्पेक्ट को कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा बिफोर मूविंग फर्दर एक दो पॉइंट्स है वो आप नोट कर लें, ताकि आपको करंट अफेयर्स में आगे जाकर डिफिकल्टी ना हो। हमेशा आप ये बात याद रखें कि एग्जामिनर आपको करंट अफेयर्स के अंदर ऑलमोस्ट वही सवाल देता है जिसका कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो। लास्ट टाइम 21 में अजरबैजान और आर्मेनिया के इशू को लेकर सवाल क्यों बनाया गया? बिकॉज पाकिस्तान वाज आल्सो सपोर्टिंग वन ऑफ द कंट्रीज। पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट थी यहां पर, इसी वजह से सवाल आया है। अगर पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई लिंक नहीं बनता, तो कोई सवाल नहीं आता। तो अनटिल एंड अनलेस कोई ना कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, जब तक लिंक नहीं बनता तब तक सवाल एग्जामिनर नहीं देता करंट अफेयर्स में। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि क्या कोई ऐसा इशू है जिसके साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक है। ताल्लुक है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, ताल्लुक नहीं है तो उसके चांसेस कम होते हैं। यूक्रेन क्रीमिया का जो इशू है रशिया के साथ, इससे रिलेटेड सवाल नहीं आता करंट अफेयर्स में, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये आईआर के अंदर आपका सवाल आ सकता है। हांगकांग रिलेटेड इशू सवाल नहीं आता करंट अफेयर्स में, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है। वेनेजुएला क्राइसिस का भी एज सच कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है, इसीलिए सवाल नहीं आता। ब्रेग्जिट पे एक बार सवाल आ चुका है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं उनके साथ। अब डेफिनेटली जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाता है तो हमारे रिलेशंस खराब होंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ट्रेड है ब्रिटेन के साथ वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब हमें एक और अग्रीमेंट या फिर एमओयू या फिर कोई ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, अगर हम बायलैटरल जो ट्रेड है उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो जब तक कोई ताल्लुक नहीं होता तब तक कोई सवाल आपके करंट अफेयर्स के अंदर नहीं आता। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस, तो ये काफी सरप्राइजिंग भी है और काफी डिसअपॉइंटिंग भी है कि जब भी हमारे पास हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जब भी हम रिलेशंस पढ़ते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। 1 से 2 घंटे हम हिस्ट्री में लगाते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स पे आते आते टाइम खत्म हो जाता है और 2 मिनट में हम रिसेंट डेवलपमेंट्स को कवर कर लेते हैं। जब हम पेपर में बैठते हैं तो एग्जामिनर सवाल देता है फ्यूचर बता दें। ऐसे भी आया था ना आपके पास के पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। हमने पढ़ा है कि भाई 1947 में क्या हुआ, उससे पहले क्या था, महाराजा हरी सिंह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। सवाल क्या आता है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं होता। जब हम फोकस नहीं करते तो स्कोर भी नहीं आता। अदरवाइज करंट अफेयर सब्जेक्ट ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपको 75 to 80 स्कोर दे सकता है पेपर के अंदर। अगर आप सही से पेपर अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिकंस्ट्रक्ट करें, जो पूछा गया है रिलेवेंट आप जवाब दें, हर पैराग्राफ को प्रॉपरली सब्सटेंशिएट करें, जस्टिफाई करें, तो आपका स्कोर इसमें 75 to 80 आ सकता है।
हम हिस्ट्री को देखेंगे लेकिन बहुत कम देखेंगे, ज्यादा फोकस हमारा प्रेजेंट के ऊपर होगा, क्योंकि हिस्ट्री से सवाल आपका आता भी नहीं है, टाइम वेस्ट करना भी फजूल है। ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस। बात करते हैं जी 1947 से। यस, आई थिंक अब मेरी वॉइस क्लियर होगी। मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है, तो हम आगे कंटिन्यू करें। डिस्टॉर्शन है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके जी, अब मुझे बताएं कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अब कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 की। 1947 से हम स्टार्ट करते हैं और फिर जल्दी से हम करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को हम पढ़ेंगे। 1947 में जैसे ही पाकिस्तान आजाद होता है, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो हम नोट करने की कोशिश करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Right after 1947, majority majority of the authors believe that, जी जी मेरी आवाज आ रही होगी। 1947 के बाद मेजोरिटी ऑफ द ऑथर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान was actually born with a disease called insecurity syndrome। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 1947 के बाद जो था वो था सर्वाइवल, सर्वाइवल, बॉर्डर सिक्योरिटी। सर्वाइवल पाकिस्तान का मेजर इशू था कि कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे अपनी बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी बचाई जाए, इंटैक्ट रखी जाए, प्रोटेक्ट की जाए। एक किताब है, किताब का नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। काफी कॉमन किताब है, काफी मशहूर भी है। ऑथर इज एनातोल लाइवन। ये अपनी किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में आर्ग्यू करते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान आजाद होता है, तो उसके बाद मिलिट्री को एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिसोर्सेज मिलता है। मिलिट्री के पास
स्टेट के काफी जो रिसोर्सेज हैं वो चले जाते हैं आर्मी के पास। इसका प्राइमरी रीजन क्या होता है? 1948 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान, राइट? यस, मैं रिपीट करता हूं। 1947 के बाद, अब 1947 में क्या हुआ? वी गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला था वो था कि हम कैसे सरवाइव करें, कैसे हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें, स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हमारे पास जो इमीडिएट थ्रेट था वो थ्रेट था इंडिया का। को हमारी जो इनसिक्योरिटी थी वो 1947 से ही स्टार्ट हो जाती है। इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान हार्ड कंट्री बयानत लाइवन जो किताब है उसमें ऑथर लिखते हैं कि 1948 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये एग्जैक्ट सेम वर्ड्स हैं, यू कैन कोट दोज वर्ड्स एज अ रेफरेंस जब आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो। द डिफेंस ऑफ द स्टेट इज अवर foremost consideration। ये जो वर्ड्स हैं ये 1948 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके वर्ड्स हैं कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डिफेंस ऑफ द स्टेट है। डिफेंस ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? मतलब कि वी हैव टू इंश्योर आवर सर्वाइवल, हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी है, हमें अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए फिर काफी जो हम कह सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट जो शेयर है रिसोर्सेस का वो चला जाता है आर्मी के पास, वो चला जाता है डिफेंस को स्ट्रेंथन करने में, वो चला जाता है आर्म्स में, वो चला जाता है वेपन्स में, टैंक्स में। इसकी वजह से पाकिस्तान बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट। नाइनटीन 47 के बाद से लेकर अब तक 2021 तक वी हैव वन कॉमन एनिमी, आर्क राइवल जिसको हम कहते हैं, और ये जो कंट्री है इट इज इंडिया। 1947 में भी हमें इसी कंट्री से थ्रेट है, 2021 में भी हमें इसी कंट्री से ही थ्रेट है। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी इंडिया ओरिएंटेड है। हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी देखा जाए तो वो भी फॉर्म होती है तो इंडिया को देखकर, हम अपने रिलेशंस बनाते हैं तो वो भी इंडिया को देख के हम बनाते हैं। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? नुकसान हमें यह हुआ है कि हम जो है फोकस नहीं कर पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जिसको हम कहते हैं R&D। हम फोकस नहीं कर पाए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से थ्रेट्स हैं? वो थ्रेट्स हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है लोगों के ऊपर, जिसका कोई एक सोर्स नहीं होता, जिसका कोई ताल्लुक बॉर्डर के साथ नहीं है। लाइक कोविड-19 जो है ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया, हमने अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव नहीं किया, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने अपनी जीडीपी को सस्टेन नहीं किया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव नहीं की, पॉवर्टी हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो मेजर शेयर है वो डिफेंस सेक्टर में चला जाता है बिकॉज ऑफ द परसीव्ड थ्रेट, दैट इज इंडियन थ्रेट। इसको आज भी परसीव्ड थ्रेट नहीं कहा जाता, बल्कि बल्कि इसके लिए वर्ड यूज होता है एमिनेंट थ्रेट। और आप भी परसीव्ड थ्रेट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एमिनेंट थ्रेट। यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं? अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं तो उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं।
वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने डिस्कस कर लिया। यहां से अब आपको ये अंदाजा होगा कि आगे चलकर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो तकरीबन एंटी इंडिया होगी, फिर प्रो यूएस या फिर प्रो चाइना होगी। लेकिन इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस हमेशा स्ट्रेंड ही रहेंगे, स्ट्रेंड ही रहेंगे। हालांकि हमने कोशिश की होगी कि हम अपने रिलेशंस इंप्रूव करें, डायलॉग का प्रोसेस भी हमने स्टार्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कंपोजिट, लेकिन वो सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसी तरह से जैसे ही पाकिस्तान आजाद होता है तो पहली पहली हमारी वॉर जो होती है इंडिया के साथ वो अगेन कश्मीर इशू को लेकर होती है। 1947 से लेके 1948 कश्मीर इशू होगा स्टार्ट, और यहीं से ही वॉर हमारी स्टार्ट होगी। पहली वॉर होगी, 1965 में दूसरी वॉर होगी, 1971 में तीसरी वॉर होगी, 1999 में अनडिक्लेयर्ड वॉर भी इसको कहा जाता है, चौथी वॉर होगी हमारी। तो तीन ये हमारे मेजर वॉर्स हैं, 1965, 71, 1999, और एक वॉर हमारी 1947-48 की भी है। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या कर रही हैं आप? अभी इन वॉर्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलें जी आगे चलते हैं, वॉर्स को डिटेल में कवर करते हैं, लेकिन कवर करने से पहले एक दो चीजें और हैं जो कि हम डिस्कस कर लें। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप रिलेशंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने पैरेलल में देखना है कोई यहाँ पर ग्रेट पावर राइवलरी तो नहीं हो रही। इसी पीरियड में जब पाकिस्तान आजाद होता है तो राइट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसी टाइम पे एक ग्रेट पावर राइवलरी भी ऑन गोइंग है बिटवीन यूएसए एंड द यूएसएसआर। एक वॉर लाइक सिचुएशन है, कोल्ड वॉर में दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। मकसद क्या है? मकसद है सुप्रीमेसी हासिल करना, ग्लोबल पावर डोमिनेंस अचीव करना। यूएसए की भी यही कोशिश है, यूएसएसआर की भी यही कोशिश है। इसी टाइम पे जब हमारे पास, हमने ये अभी पढ़ा है कि वी हैव सिक्योरिटी थ्रेट, हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है और हमने अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। अगर हम सर्वाइवल अपना इंश्योर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमने अलायंस में भी जाना पड़ेगा, किसी ना किसी कंट्री के साथ हमने अलायंस साइन करनी पड़ेगी। अगर हम अलायंस फॉर्म करेंगे, अगर फॉर्म नहीं करते हम तो फिर क्या होगा? अगर हम फॉर्म नहीं करते तो हम वीक पड़ जाएंगे, एनिमी का थ्रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। देयरफॉर हम अपनी अलायंस बनाते हैं यूएसए के साथ, हम डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे यूएसए के साथ जिनका नाम है सेंटो एंड सीटो। देन जुल्फिकार अली भुट्टो जब आते हैं तो वो निकल जाते हैं इन एग्रीमेंट से। ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो वो ना तो यूएसए का पार्ट बनते हैं, ना तो वो यूएसए के साथ अलायंस फॉर्म करते हैं, ना ही वो यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करके अलायंस में आते हैं। रादर वो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ना तो वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ जुड़ेंगे, ना ही वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ आएंगे। वो एक्चुअली नॉन अलायंस मूवमेंट में जाएंगे जिसका नाम है NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट। उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी कि वो दोनों कंट्रीज की जो राइवलरी है उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। तो वो एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में इंडिया जाएगा, पाकिस्तान एक अलग ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। अब रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या नॉन अलायंस मूवमेंट की रिलेवेंस अभी भी है, तो नाउ वी कैन से दैट कि अब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है
प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये हमें प्रो यूएस नजर आ रही है। काफी ज्यादा टिल्ट हमें इंडिया का नजर आता है टुवर्ड्स द यूएसए। तो इसी वजह से वी कैन से दैट कि अब नॉन अलायंस मूवमेंट की जो रेलेवेंस है वो काफी कम होते हुए हमें नजर आती है। लेकिन स्टिल इंडिया की ये भी कोशिश है कि हम स्टिल कोशिश करें कि न्यूट्रलिटी अपनी मेंटेन कर सकें और हमारे ऊपर ये लेवल नहीं लगे कि अब हम कंप्लीटली यूएसए के ब्लॉक में आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अब ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान कंप्लीटली प्रो चाइना बन चुका है। रिसेंटली यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान हैज कंप्लीटली बिकम प्रो चाइना कंट्री। तो इसलिए पाकिस्तान का अब कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे जाके हम सैंक्शंस भी फेस करें। ये कोल्ड वॉर का पीरियड भी हमने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत कि इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हम कैसे यूएसए के साथ अपनी अलायंस फॉर्म कर रहे हैं। इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। अब आते हैं हम रिसेंट डेवलपमेंट्स पे। सवाल अगर आपका बनेगा, रिपोर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसको आप पढ़िएगा। काफी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें प्राइमरीली बात की जा रही है कि कैसे जो चाइना है वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रहा है, कैसे इनरिचमेंट की तरफ जा रहा है, कैसे उसने ज्यादा से ज्यादा वॉरहेड्स बनाए हैं और कैसे बाय 2049 ये यूएसए को डिस्प्लेस करना चाहता है। ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। अब आते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस। अगेन मैं आपको जो रेफरेंस देने वाला हूं वो यही रेफरेंस देने वाला हूं, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय अनातोल लाइवन। उस किताब में अगेन ऑथर ने ये कहा है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये पाकिस्तान का एक पोटेंशियल अलाई है इन अफगानिस्तान। ओनली अलाई अगर साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो वो अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है। तो हमेशा से हम यही चाहते हैं कि तालिबान या फिर जो अफगानिस्तान है वो स्टेबल रहे। देयरफॉर हमने यही चाहा कि हम अपने रिलेशंस उनके साथ बेटर कर सकें, क्योंकि हमारे वो रीजन के अंदर एक पोटेंशियल अलाई की तरह है। स्टेबल अफगानिस्तान का मतलब होगा कि पाकिस्तान स्टेबल होगा, क्योंकि हम दो तरह से बॉर्डर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो फेस नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ भी अगर हमारा इशू होगा, इंडिया के साथ भी अगर हमारा इशू होगा तो हम तो बीच में सैंडविच हो जाएंगे। देयरफॉर पाकिस्तान ने हमेशा यही चाहा कि अफगानिस्तान एटलीस्ट एक साइड हम सिक्योर कर सकें, एक साइड हमारा सेफ रहे। लेकिन तालिबान टेक ओवर से पहले इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अफगानिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। उन्होंने काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया, डैम्स बनाए उन्होंने। उसके अलावा असिस्टेंस प्रोवाइड की अफगानिस्तान को, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, मिलिट्री शेयरिंग की है। एट द सेम टाइम उन्होंने अफगानिस्तान सॉइल को यूज किया है टू सबोटेज पाकिस्तान। बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी का भी कॉज एक इंडिया है। अपने हमारे भी इश्यूज हैं लेकिन इंडिया भी जो है इसको इम्पिटस देता है। फिर सीपे को भी इम्पिंज करने की कोशिश की जाती है बाय यूजिंग अफगान सॉइल। लेकिन जैसे ही वहां पे जो गवर्नमेंट है अशरफ गनी की वो टॉपल हो जाती है और तालिबान टेक ओवर करता है, तो नाउ वी कैन से दैट कि इंडियन इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर डिमिनिश हो गई है। जब इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे कम हो गया है तो वहां पे पाकिस्तान की रिलेवेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम अपने रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं कंट्री के साथ, हम अपने इकोनॉमिक टाइज को इंप्रूव कर सकते हैं, हम बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ जा रहा है और उनकी रेलेवेंसी हमें डिमिनिश होते हुए नजर आती है। तो इसी टाइम में इंडिया की पूरी पूरी ये भी कोशिश है कि हम कंप्लीटली अपनी रेलेवेंस को लूज नहीं करें। देयरफॉर उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन, रिसेंटली एक डिक्लेरेशन सामने आई है जिसमें
इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज को इनवाइट किया कि हम फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर बात कर सकें। इसके ऊपर भी काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं। पाकिस्तान और चाइना ने इसको बाइकआउट किया, पाकिस्तान और चाइना इसका पार्ट नहीं रहे, लेकिन रशिया ने इसको ज्वाइन किया है। और ये काफी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इंडिया भी चाहता है कि हम अपनी रेलेवेंस मेंटेन रखें, हम कंप्लीटली अपना इन्फ्लुएंस खत्म नहीं करें, हम अपना भी रोल प्ले करें। आपने पेपर के अंदर ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनातोल लाइवन, author of the book Pakistan Hard Country, he argues that Taliban are the potential ally of Pakistan in Afghanistan. हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होगी वो डिप्लोमेटिक होगी। डिफरेंट कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आप इस डिक्लेरेशन में, आप इसमें आके शामिल हो, ज्वाइन करें आप हमें। तो इसमें पाकिस्तान नहीं गया और चाइना भी, दोनों कंट्रीज बाहर रहे इससे। तो अब हमें नजर आ रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में वो डिमिनिश होते हुए नजर आता है हमें। एट द सेम टाइम यूएस और इंडिया का जो नेक्सस है वो हमें बढ़ते हुए नजर आता है। चाहे वो अफगानिस्तान इशू हो, अफगान रिलेटेड इशू हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, यूएसए ने हमेशा यही चाहा है कि हम रिटेन कर पाए इंडिया को, और इंडिया को हम एज एन एसेट यूज करें। इसी वजह से हमने देखा है कि कितने ज्यादा रिलेशन इनके इंप्रूव हो चुके हैं। डिफेंस पैक्ट डिफरेंट साइन हो चुके हैं। हमने लेमुआ देखा, बेका, कॉमकासा, इस तरह के काफी ज्यादा एग्रीमेंट्स इनके साइन हो चुके हैं। यूएसए इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए भी सपोर्ट करता है, एनएसजी मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट करता है। तो हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि यूएसए कंप्लीटली चाहता है कि इंडिया उनके ब्लॉक में आ जाए। एक तरफ से यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है इनकी। और दूसरी तरफ हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को एक वॉरशिप भी दी है। डिफेंस रिलेशंस भी हमारे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइज भी हमारे स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और इस वक्त यूएसए को ये लगता है कि पाकिस्तान कंप्लीटली प्रो चाइना बन चुका है। थर्ड पॉइंट, कश्मीर एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा पुलवामा अटैक को भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि अच्छी डेवलपमेंट है एक। इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज हमें नजर आती है, सॉफ्ट इमेज को पाकिस्तान इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां से हम आगे मूव करते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, कैसे इंडिया हाइब्रिड वॉरफेयर यूज करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, एंड हाउ पाकिस्तान इज लूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाउ पाकिस्तान इज लूजिंग दिस हाइब्रिड वॉरफेयर, हाउ पाकिस्तान इज लूजिंग दिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, और कैसे इंडिया प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व है, कैसे इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। इन सारी चीजों को हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम आते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर, बात करते हैं कि व्हाट इज दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन।
आप में से किसी ने ये टर्म पहले सुना है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? व्हाट इज दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? आप में से किसी ने ये टर्म पहले सुना हो तो प्लीज मुझे बताएं। आज का जो लेक्चर होगा हमारा ये काफी लेंथी हो सकता है, क्योंकि हमें काफी चीजें इसके अंदर कवर करनी है, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक संडे को हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर भी लेक्चर एक कंडक्ट करा पाए। अगर लेक्चर नहीं हो पाता तो इंशाल्लाह लेटर ऑन किसी दिन मैं आपका ये लेक्चर रखूंगा, जिसमें हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को सीखेंगे। एनीवन हु नोज के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसको कहते हैं? पहले ये टर्म किसी ने सुना है? मुर्तजा तुक्का नहीं चाहिए, हिट एंड रन केस। नो सर। चल फिर इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नॉट शोइंग समवन्स रियल इमेज, यस, इसको कहते हैं हम, ये भी एक तरीके से है, इसकी मीनिंग ये है। तो इसको हम पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं मीटिंग रीस्टार्ट करता हूँ, आप वापस आ जाएं तो फिर हम यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है, फिर यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। आप सब वापस आ जाएं, क्लास ज्वाइन करें।